नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्राध्यापक केंद्रीय धुंडीबा बाबूराव, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, कैलाशवासी डॉक्टर शंकरराव सातो कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कलमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र राज्य। आज के अध्याय में हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित रजिया नामक इस रेखाचित्र का अध्ययन करेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 23 दिसंबर सन 1899 में बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुर नामक गांव में हुआ। इनका निधन 7 सितंबर 1968 में हुआ। मित्रों, रेखाचित्र को समझने के पहले हम रेखाचित्र से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे, जिनको समझने के बाद हमें रेखाचित्र पर और अधिक प्रकाश डाल सकते हैं। बेनीपुरी जी स्वाधीनता सेनानी के रूप में लगभग 9 साल तक जेल में रहे। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी सन 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विधायक चुने गए। शायद इसी चुनावी पार्टी के सभा लेने के लिए वे रजिया के गांव में गए थे, जिसका उल्लेख इस रेखाचित्र में भी मिलता है। प्रस्तुत रेखाचित्र रजिया यहाँ उनके रेखाचित्र संकलन माटी की मूर्ति में संकलित है। बेनीपुरी द्वारा लिखित माटी की मूर्ति यहाँ रेखाचित्र सन 1946 में प्रकाशित हुआ। प्रथम प्रकाशन के समय इस रेखाचित्र संकलन में रजिया नामक इस रेखाचित्र का समावेश नहीं था। माटी की मूर्ति यहाँ रेखाचित्र संकलन का दोबारा संस्करण सन 1953 में हुआ, तब रजिया नामक इस रेखाचित्र का समावेश इसमें किया गया। और उल्लेखनीय बात यह है कि इस रेखाचित्र में बाद में समावेश किए गए रजिया नामक रेखाचित्र को प्रथम स्थान मिला है। माटी की मूर्ति रेखा संग्रह में स्वयं बेनीपुरी जी ने लिखा है। वे कहते हैं, ये मूर्ति जिंदगी के नजदीक ही नहीं, जिंदगी में समाई हुई है। ये कहानियां नहीं, जीवनियां हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र है। रजिया और बेनीपुरी जी के रिश्ते को लेकर एक विद्वान ने अपने मत व्यक्त किया है। वे लिखते हैं, रजिया से बेनीपुरी जी का ऐसा आत्मीय रिश्ता है जो न दोस्ती के दायरे में आता है न प्यार के। पवित्र निश्चल रिश्ता जो उनके साथ उनके बाल्य जीवन से जीवन के अंतिम क्षणों तक जुड़ा रहा। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखाचित्र की मूल संवेदना को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी लिखित माटी की मूर्ति रेखाचित्र संकलन में संकलित रजिया नामक एक रेखाचित्र है। इस रेखाचित्र में बेनीपुरी जी ने रजिया नामक एक ग्रामीण चूड़ीहारिन का स्वाभाविक चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। रेखाचित्र की शुरुआत बेनीपुरी जी ने फ्लैशबैक पद्धति से की है। लेखक को अपने बचपन की प्रथम बार देखी रजिया की स्मृति तब याद आती है जब वे एक नेता के रूप में सभा करने के लिए उसके गांव में जाकर हूबहू रजिया जैसी दिखने वाली उसकी पोती को देख लेते हैं। रजिया का वर्णन करते हुए लेखक लिखते हैं, कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोड़ाई, भर बाह की बुट्टेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोर चेहरे पर लटके हुए बालों को संभालने में परेशान वह छोटी सी लड़की को देख बेनीपुरी जी के मन में उनके बचपन की रजिया की स्मृति ताज़ा हो जाती। रामवृक्ष अपने माता पिता की इकलौती संतान और बचपन में ही मां चली जाने के कारण मौसी ने इन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला। अपने बचपन में लेखक ने प्रथम बार रजिया को तब देखा था जब वह लेखक की मौसी के घर के सामने अपनी मां के साथ आकर चूड़ियां आदि सामान बेच रही थी। बेनीपुरी जी के शब्दों में आया रजिया का सौंदर्य वर्णन जो उसे अन्य लड़कियों से अलग और अनुपम बना देता है। लेखक लिखते हैं,
मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु न उनकी यह वेशभूषा न यह रंग रूप। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती है, और भर बाहों की कमीज भी उन्हें कभी पहनने नहीं देखा। और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु उनकी आंखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता वह कहा। और समुच्चे चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर, तभी तो मैं उसे एकटक घूरने लगा। बाल सुलभ आकर्षण से बालक रामवर्ष उसकी ओर मोहित हो गया। तब रजिया की माँ ने यह सब देखकर कहा, क्यों रजिया से ब्याह करोगे? रजिया और उसकी माँ एक चूड़ीहारिन थी। रजिया का बचपन, जवानी, शादी, बुढ़ापा इसी गांव में गुजरा, इसीलिए लेखक ने इस गांव को रजिया का गांव कहकर संबोधित किया है। परंतु रामवृक्ष बेनीपुरी जी पढ़ाई के लिए शहरों में घूमते रहते और छुट्टियों में ही उनकी मुलाकात रजिया से हुआ। धीरे धीरे दोनों भी बड़े होने लगे। दोनों के बीच में एक प्रेम का रिश्ता कायम होने लगा, एक पवित्र प्रेम जो दोनों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता। बढ़ती हुई रजिया का वर्णन करते हुए लेखक लिखते हैं, रजिया बढ़ती गई। जब जब भेंट होती मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं। शरीर में और स्वभाव में भी पहले भेंट के बाद पाया था वह कुछ प्रबल हो गए है। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती। बढ़ती उम्र के साथ रजिया ने अपनी माँ से एक आदर्श चूड़ीहारिन के सभी गुण एवं कौशल्य सीख लिए। आज वह अपना स्वयं का स्वतंत्र व्यवसाय चला रही। लेखक ने रजिया के बाल, किशोरी, युवा, नवोढ़ा, वृद्धा आदि सभी रूपों का प्रसंगावकाश वर्णन किया है। रजिया के चरित्र के बहाने से लेखक ने चूड़ीहारिनों के व्यावसायिक कौशल्यों को भी बड़ी सूक्ष्मता एवं सुंदरता के साथ रेखा चित्र में चित्रित किया। बेनीपुरी जी लिखते हैं, चूड़ीहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी की चूड़ियां हो, सस्ती, टिकाऊ, टटके से टटके फैशन की, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहारिन के बनाव, श्रृंगार, रूप रंगन, नाजो अदा भी खोजता है, जो चूड़ी पहनने वालियों को ही नहीं उनको भी मोह हो सके, जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। सफल चूड़ीहारिन वह। एक दिन ऐसा भी आया, बढ़ती उम्र के साथ रजिया की शादी गांव के ही एक हसन नामक व्यक्ति से हो गई और लेखक की भी कहीं और। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। अब दोनों की मुलाकात बहुत कम होने लगी। बेनीपुरी जी को रजिया के बिना यह जीवन बनावटी एवं नकली लगने लगता है। रजिया जैसी सादगी एवं मुस्कान ही सांसारिक जीवन के खालीपन को भर देती है। लेखक पटना में एक अखबार के संपादक के पद पर प्रतिष्ठित है। समाज में काफी मान सम्मान है, परंतु जीवन का यह बनावटी पथ लेखक को रजिया के अभाव में खुरदरा सा लगता है। पटना के मार्केट में सौदा खरीदने आई रजिया का अचानक मिलना लोकलाज एवं झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण लेखक मन ही मन में अखरने लगता है। प्रस्तुत रेखाचित्र के माध्यम से बदलते परिवेश का भी जायजा लिया गया है। पटना में सौदा खरीदने आई रजिया संयोग से बेनीपुरी जी से मिलने पर बातों ही बातों में बदलती हुई दुनिया का जिक्र करते हुए रजिया कहती है, जब हसन पान लाने चला गया, रजिया ने बताया किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे गांव है जहां हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ीहारिन है, हिंदू दर्जी है। इसलिए रजिया ऐसे खानदानी पेशे वाले को बड़ी दिक्कत हो गई है। परंतु रजिया का व्यक्तिमत्व एवं उसका गांव इस बदलाव के लिए अपवाद है। बढ़ती उम्र के कारण रजिया में बाहरी बदलाव तो आए हैं, परंतु उसका मन आज भी वैसा ही है जैसा बचपन में था। अपनी और रजिया के बचपन से युवावस्था तक की
पवित्र प्रेममय दास्ता बताते बताते भूतकाल में चला गया लेखक वर्तमान में पहुंचता है। आधुनिक औद्योगिकरण की गतिमान अनियंत्रित प्रक्रिया के चलते मनुष्य अपने अंदर की इंसानियत एवं मानवीय मूल्यों को किस तरह खो रहा है, इसका वर्णन भी लेखक ने रेखाचित्र में किया है। वे लिखते हैं, हाँ, तो अचानक उस दिन गांव में पहुंच गया। चुनाव का चक्कर जहां न ले जाए, जिस अवघट घाट पर न खड़ा कर दे। नाक में पेट्रोल के धुएं की गंध, कान में साय साय की आवाज, चेहरे पर गर्द गुरबा का अंबार, परेशान बदहवास। किंतु उस गांव में जो ही मेरी जीभ घुसी, मैं खास किस्म की भावना से अभिभूत हो गया। 40-45 साल बाद नकली आधुनिक सभ्यता के रंग में पूरी तरह रंगा हुआ लेखक का मन रजिया के गांव में पहुंचने पर भी एक सामान्य चूड़ीहारिन रजिया तथा उसका पति हसन का नाम लेने या उससे मिलने के लिए शर्मसार या संकोच भरा महसूस करता है। अपने मन की इसी द्विधा को विशद करते हुए बेनीपुरी जी लिखते हैं, यह रजिया का गांव है। यहाँ रजिया रहती थी, किंतु क्या आज मैं यह भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ रजिया नाम की चूड़ीहारिन रहती थी या है? हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती थी। पर उनके अंतर्मन में घर कर बैठी बचपन तथा युवावस्था की रजिया के प्रेम की भावनाएं इतनी बलवती थी कि उसने लेखक के इस बनावटी तथा कृत्रिम सभ्यता के चोले को एक ही पल में तार तार कर दिया और लेखक अनायास ही अपनी रजिया के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया, जहां मेहनत एवं ईमानदारी से पलने वाली रजिया एवं हसन ने पीछे छोड़े और 3 हसन का फला फूला परिवार रहता है। अपनी रजिया को फिर से एक बार देखकर लेखक के मन में ब्रह्मानंद का समा बन जाता है और वह पवित्र हो जाता है। पास आकर बूढ़ी रजिया ने जब मालिक सलाम कहा तो वह नकली चोला उतर गया जिसे उन्होंने अपने पर चढ़ा रखा था। बेनीपुरी जी कहते हैं, और अरे चमक उठी है आज फिर वे चांदी की बालियां, और देखो अपने को पवित्र कर लो। उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही है वे लटे, जिन्हें समय ने धो पोंछकर श्वेत शुभ्र बना दिया है। सारांश, कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि प्रस्तुत रेखाचित्र रामवृक्ष बेनीपुरी जी के मन में रहने वाली रजिया के पवित्र प्रेम एवं जीवन को बयां करने वाला रेखाचित्र है। लेखक ने रजिया के चरित्र के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि बड़ा बनकर जीने में कई अधिक आनंद छोटा होकर रहने में ही है। प्रस्तुत रेखाचित्र में रजिया के कानों में चमकने वाली चांदी की बालियों का वर्णन 3 स्थानों पर आया है, जो उसके पवित्र एवं मेहनतकश जीवन का प्रतीक बन गया है। रेखाचित्र की भाषा सरल, सहज, प्रसंगानुकूल एवं भावनीय। स्थान स्थान पर पाठक के मन को भाव विभोर करने वाली कोमलकांत शब्द रचना करने में बेनीपुरी जी को महारत हासिल है और इस रेखाचित्र में उनको काफी सफलता भी मिली है। धन्यवाद।